बेटा तो हमारा नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। और वो डिपेंड करता है डिसीजंस पे। और डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल डिविडेंड डिसीजन। सर, कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल डिसीजन से, और वो डिसाइड कैसे होता है वो हम बारीकी से अभी समझेंगे कि हम उसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो कोई भी कंपनी है, सबसे पहले सेल्स करती है। क्या करती है बेटा? सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमको मिल जाती है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। जिस कंपनी ने डेप्ट के थ्रू कैपिटल रेज किया होता है उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि पार्ट ऑफ डिडक्शन होता है, तो मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स। और अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स सपोज कर लीजिए जैसे कि आपने, हाँ, जैसे कि आपने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया? 10 लाख रुपए। और आपको 1 लाख रुपए आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स आई। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हैं हम ईबीटी अपॉन इन्वेस्टमेंट। ईबीटी अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो हमारी ईबीटी कितनी थी? हमारी ईबीटी थी 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट था हमारा 10 लाख। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 10%। याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आप सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। और जैसे ही अर्निंग बिफोर टैक्स को आप टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, हमें डिसीजन लेने में कैसे मदद करता है, ये हम अब पढ़ेंगे। सपोज देयर आर टू सिचुएशन फॉर अ कंपनी। इन सिचुएशन वन, इट रेजेस अ फंड थ्रू 5 लाख थ्रू इक्विटी कैपिटल। इस केस में कंपनी का क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना था? 1 लाख। इंटरेस्ट तो कोई पे करना नहीं था, तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया? 1 लाख। 1 लाख पे उसको 30% टैक्स पे करना था। कितना हो गया बेटा? 30,000 रुपीज। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? मतलब सब कुछ पे करने के बाद शेयर होल्डर के पास कितने रुपए बच रहे हैं? 70,000। 70,000 को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 5 लाख, सॉरी 50,000 शेयर से हमने डिवाइड किया, तो हमें कितना रुपया मिल गया? 1 रुपये 40 पैसा। एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे, मतलब कंपनी के पास एक शेयर पे 1 रुपये 40 पैसे की कमाई हो रही है। अब हम देखेंगे सिचुएशन 2। 1 लाख रुपए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, लेकिन हमने यहाँ पे डेप्ट लिया था। उस डेप्ट पे हमें 30,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो हमारी ईबीटी कितनी आ गई? 70,000। अब ईबीटी हमारी कितनी आई है बेटा? 70,000 आई है। और उस पर हमने टैक्स पे किया है 21,000। कितना किया? 21,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 79,000। और हमने शेयर्स कितने हमारे पास? 20,000 शेयर्स है। क्यों? क्योंकि हमने 2 लाख किया था इक्विटी शेयर से, बाकी का 3 लाख किया था बोरोइंग से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20। तो सर अब शेयर होल्डर के पास कितना बच रहा है? 3.95। 3.95 मतलब अगर कंपनी डेप्ट ले रही है तो उस केस में एक शेयर होल्डर के पास 3 रुपये 95 पैसा बच रहा है। लेकिन अगर कंपनी डेप्ट नहीं ले रही है, पूरा इक्विटी के थ्रू रेज कर रही है, तो सिर्फ 1 रुपये 40 पैसा बच रहा है। तो इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए? डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। लेकिन ये होता कैसे है? ये हमको पता चलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे तो कितनी आ रही है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम देखेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5 लाख, तो ये हो गया हमारा
20%। कितना हो गया बेटा? 20%। बात समझ में आ रही है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा? 10%। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपका ROI विल बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट, उस केस में आप डेप्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, डेप्ट इक्विटी के कॉम्बिनेशन पे। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है, देखिए, कंपनी 50 लाख इक्विटी के थ्रू रेज कर रही है, तो उस केस में कंपनी की EBIT है, इस केस में कंपनी की EBIT है, बहुत ध्यान से देखना, इस केस में कंपनी की EBIT है 3 लाख। कितनी है? 3 लाख। इंटरेस्ट कोई पे नहीं किया तो वापस EBT आ गई 3 लाख। ये कितना हो गया? 90,000। टैक्स कितना आया? 30% टैक्स कितना आया? 90,000। टैक्स कैसे निकालेंगे? दिया गया है। हम टैक्स को जब माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 5 लाख। तो अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? 0.42। अब दूसरा केस देखिए, 3 लाख हमने 40 लाख रुपए इक्विटी से रेज किया था और 10 लाख डेप्ट से रेज किया था, तो 3 लाख हमारी EBIT आई। इंटरेस्ट माइनस किया 1 लाख, तो कितने हो गए? 2 लाख रुपए बचे। टैक्स उस पर लगा हमें 30%, तो ये हो गया 60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी हो गई? 1,40,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 4 लाख। क्यों? यहाँ पे कम हो गए थे। तो हमारी अर्निंग कितनी हुई? अर्निंग पर शेयर, एक बंदे को कितना मिल रहा है एक शेयर पे? 35 पैसा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे जा रहे हैं, इक्विटी के बेसिस पे जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगेन यहाँ पे देखिए, EBT कितना था? 3 लाख। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 50 लाख। तो ये ROI कितना आ गया? 6%। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो सर एक हमें बहुत सिंपल सी बात क्या समझनी है, हमें सिंपल सी बात ये समझनी है, अगर सिंपल सी बात हमारी क्या है, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा बेटा? तो क्या होगा? तो आप डेब्ट की तरफ जाओगे। लेकिन अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हमें अपने अगले पोर्शन की तरफ मूव करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज इन फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब ये कैसे करेंगे ये हमने आपको बता दिया। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कैश फ्लो पोजीशन पे। कैसी आपकी कैश फ्लो पोजीशन है? कैश फ्लो पोजीशन ही है जो डिसाइड करता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन रेगुलर, आपके पास कैश फ्लो है, रेगुलरिटी है, तो आप कहाँ करोगे? डेब्ट पे जाओगे, वरना यू विल गो टू इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सर आप डेब्ट ले रहे हो लेकिन आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स इतनी होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट पे कर दे। मतलब आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 1 लाख और इंटरेस्ट है 5,000, तो ले लो। लेकिन अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 5,000 और इंटरेस्ट है 1 लाख, इसका मतलब क्या है? आप गलत ट्रैक पे हो, आपको इक्विटी ही लेनी चाहिए। बात समझ में आ रही? सेम तरीके से आप टाइम पे डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया, अगर ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट है तो आप डेब्ट पे जाओ, और वाइसा वर्सा है तो गो टू इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट डालेगी, तो उस केस में क्या करेंगे हम? गो टू इक्विटी। अदरवाइज
गो फॉर डेप्ट। अगला जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम चीज हमको बताती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या कहती है? सीधी सी बात है, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमारी अर्निंग पर शेयर पे असर पड़ रहा है, अर्निंग पर शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वजह से बढ़ रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, उससे अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जो इक्विटी शेयर को अपन मार्केट में रेज करते हैं, तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट वेरी हाई है तो वी विल गो फॉर डेप्ट, एल्स वी विल गो फॉर इक्विटी। रिस्क कंसिडरेशन। बेटा रिस्क ज़्यादा है तो वी विल गो फॉर इक्विटी, रिस्क कम है तो वी विल गो फॉर डेप्ट। ये कब करेंगे? जब रिस्क हमारी लो होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक बार देख लेनी है। तो अब बेसिकली हमने क्या समझा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डिसाइड करना कि आपको डेप्ट में सिलेक्ट करना है इक्विटी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर भी दो तरीके का होता है, पहला होता है फिक्स, दूसरा होता है वर्किंग। फिक्स क्या होता है बेटा? देखो बहुत सिंपल सी बात है। फिक्स का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी है, ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको फिक्स कैपिटल ही चाहिए पड़ेगा। अगर कोई कंपनी रिटेल ट्रेडिंग करती है तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सेम तरीके से हमारा होता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेम तरीके से हमारा क्या होता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेटा देखो सीधी सी बात है, अगर हमारा ह्यूज स्केल ऑफ ऑपरेशन है जिसमें बहुत सारे फिक्स एसेट लगनी है तो हम फिक्स कैपिटल की तरफ जाएंगे, लेकिन स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो हम कहाँ जाएंगे? वर्किंग कैपिटल की तरफ। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सर आप मशीनरी के थ्रू जा रहे हो या लेबर के थ्रू जा रहे हो? अगर आप मशीन इंसेंटिव टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो तो देन यू यूज फिक्स कैपिटल, एल्स यू यूज, अगर आप लेबर पे जा रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए पड़ेगा, डेली कैश चाहिए पड़ेगा, इस तरीके से। अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ मूव कर रहे हो, अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए है तो फिक्स कैपिटल, एल्स वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, आज रिलायंस है, जियो पे उनने पैसा लगाया तो क्या किया? फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं? तो अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है देन गो फॉर वर्किंग कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हो, सपोज कर लो आप अभी टीवी के बिजनेस में हो, टीवी बनाते हो, टेलीविजन बनाते हो, अब आपको तो और कंप्यूटर स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स, इसकी तरफ भी जाना है। अगर डाइवर्सिफाई करना है तो यू विल नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सेम तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, तो ये भी है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस एंड जॉइंट वेंचर्स। अगर हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पार्टनर हैं, तो हमको ज़्यादा जॉइंट वेंचर चाहिए पड़ेगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अगर ज़्यादा आपको है तो ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, अगर ज़्यादा आपके सॉरी अगर आपके ज़्यादा जॉइंट वेंचर है, ज़्यादा कोलैबोरेटर है, तो आपको कम वर्किंग के फिक्स कैपिटल चाहिए पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए पड़ेगा। बात आ रही समझ में? अगला है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटी। तो ये दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा सबसे पहले ये समझ लो वर्किंग कैपिटल में आता क्या क्या है। वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स आते हैं और एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज।
ये बात बहुत ध्यान से समझना, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कैश, डेटर, ये सारी चीज़ें। और करंट लाइबिलिटी भी जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती हैं और जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करती है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर पे, और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं? लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहती है? अगर आपको शॉर्ट टर्म में ऑपरेट करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में ऑपरेट करना है तो वर्किंग कैपिटल आपको बेसिकली कम चाहिए पड़ेगा। 2 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा। हाँ, अगला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करती है हमारी और ये क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस पे सर कैसे डिपेंड करेगी? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाओगे तो आपको फिक्स कैपिटल चाहिए पड़ेगा, लेकिन अगर आप वर्किंग पे रिटेल ट्रेडिंग चाहिए होगे तो नॉर्मल आपको डेली ऑपरेशन एक्टिविटी के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका लो है तो वर्किंग कैपिटल क्या है? ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए पड़ेगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। रॉ मटेरियल, लेबर, वेजेस, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, सीजनल फैक्टर। जो फर्म्स सीजनली ऑपरेट कर रहे हैं उनको अपने सीजन के टाइम पे क्या वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, लेकिन जब उनका लो सीजन है तब उनको कैश की रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, ये सब बहुत कम रहेगी। क्रेडिट अलाउड, अगर आपका सप्लायर आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए पड़ेगा, लेकिन आपका सप्लायर कहता है नहीं आपको 3 महीने में चुकाना पड़ेगा, अपने क्रेडिट है 3 महीने में ख़त्म करो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। क्रेडिट अवेल साइकिल, ये भी सेम बात बोलती है। क्रेडिट अवेल साइकिल क्या बोलती है? जितने पीरियड के लिए आपको मिलेगा उसी बेसिस पे होगा। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बेसिकली क्या कहता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बोलता है अगर रॉ मटेरियल आपके लिए इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपके लिए इजीली अवेलेबल है तो बेटा क्या होगा? तो आप आराम से, मतलब आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको क्या है? टाइम पे उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको हैवी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए पड़ेगा। इन्फ्लेशन हो गया, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो गया। अगर कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे बहुत ध्यान दे रही है तो उसको रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी को छोटे लेवल ऑफ ऑपरेशन पे उतना ज़्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं जाना है, कंपनी को उतना ज़्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं जाना है, तो उस केस में क्या होगा? एक सेकेंड। हाँ, कंपनी को उतना ज़्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं जाना है तो उस केस में बेसिकली क्या होगा? उस केस में बेटा, हाँ, कंपनी को ग्रोथ की तरफ बहुत नहीं जाना है तो उस केस में कंपनी को कम से कम वर्किंग कैपिटल ऑपरेट करना पड़ेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, जो मैंने आपको बहुत फोकस करके बताया था। किसी भी कंपनी को स्मूथली ऑपरेट करना है तो उसके पास अच्छे से अच्छा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अगर वर्किंग कैपिटल ठीक से नहीं होगा तो वो कंपनी कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। आई होप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। मे भी कुछ टॉपिक मैंने स्किप कर दिए, ये पढ़ाते पढ़ाते ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर किया है। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है और हाँ, थोड़ा सा मेरा राइटिंग प्रॉब्लम भी है क्योंकि मैं पेन टैब पे भी नया हूँ और राइटिंग मेरी उतनी अच्छी अभी आ नहीं रही है, तो थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल अपन लोग फाइनेंशियल मार्केट को ख़त्म कर देंगे।